नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं लेडीज फर्स्ट। मैं हूं जैस्मिन शर्मा। अब तक आपने महिलाओं में मोती वाली ज्वेलरी सेट की दीवानगी देखी होगी, लेकिन छत्तीसगढ़ की एक युवती ऐसी भी है जिसे मोती उगाने का जुनून है। तमाम दुश्वारियों से जूझते हुए इस युवती ने अनूठी कही जाने वाली पर्ल फार्मिंग यानी मोती की खेती की राह पकड़ी है। मोती की खेती, वो भी घर में, सुनकर हैरान हो गए होंगे आप। और अगर हम आपसे कहें कि ये हकीकत है, बिलासपुर के जबड़ापारा इलाके की एक युवा कृषक ने इसे सच कर दिखाया है। कुछ कर गुजरने की ख्वाहिश में पूजा ने पकड़ी थी पर्ल फार्मिंग की राह, और अब तो वो स्वरोजगार शुरू करने वालों को भी मोती की खेती के टिप्स दे रही हैं। तो अब जरा अपनी इस जानकारी को दुरुस्त कर लीजिए कि बस समंदर में ही निकलते हैं सीप। वो सीप जो अपनी कोख में सालों साल पोसते हैं और फिर जन्म देते हैं सुंदर मोती को। ये जो उथला सा पानी आप देख रहे हैं, ये घर के आंगन में बनी एक टंकी का पानी है। और इस टंकी का ये उथला पानी सीपियों को ये आभास देता है कि तुम समंदर में हो। आभास हकीकत भी बनता है, और देखिए अनुकूल परिस्थितियां मिलते ही किस तरह खिलाते हैं मोती। बड़ी वाली जो मोती है वो 2 साल से लेकर 2.5 साल के बीच में निकलता है। ये मोती निकालने के बाद भी बढ़ता है क्या? नहीं, ये मोती असल में बिलासपुर के जबड़ापारा की पूजा विश्वकर्मा की मेहनत है। नागपुर से पर्ल फार्मिंग की ट्रेनिंग लेकर आई पूजा पिछले 4 सालों से उस खेती में है। चाहती तो पूजा भी लड़कियों के लिए मुफीद सिलाई, कढ़ाई और ब्यूटी पार्लर को स्वरोजगार के रूप में अपनाती, लेकिन उसने चुनी मोती की अनूठी खेती की मुश्किल राह। और नतीजा ये हुआ कि समंदर में मिलने वाले मोती अब बिलासपुर में पैदा हो रहे हैं। पूजा अब इस फार्मिंग की ट्रेनिंग दूसरे युवतियों को भी देती है, लेकिन सरकारी मदद के अभाव में चाहते हुए भी वो इस खेती को विस्तार नहीं दे पा रही है। से कोई भी लाभ नहीं मिल पा रहा है। सेकेंड टाइम गवर्नमेंट से हम काफ़ी कोशिश कर चुके हैं कि लाभ मिले हमें, पर कोई लाभ नहीं मिल पाता। हम गवर्नमेंट के पास जाते हैं तो लोन निकाल दिए ऐसा बोलते हैं, उसके बाद कोई हेल्प नहीं करते। मजदूरी विभाग वाले इसको कर सकते हैं, लेकिन वो भी कोई हेल्प नहीं करते। पूजा चाहती है कि समंदर वाले शहरों से आने वाले मोतियों की तरह छत्तीसगढ़ के मोतियों की पहचान भी देश दुनिया में हो, लेकिन इसके लिए उसे सरकारी मदद की दरकार है। सरकारी प्रोत्साहन मिल जाए तो पूजा की मेहनत का फल इन मोतियों की आभा के साथ पर्ल फार्मिंग की पैदावार भी बढ़ जाएगी। बिलासपुर में संजय माणिकपुरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। तो बिलासपुर के जबड़ापारा इलाके की एक युवा कृषक पूजा विश्वकर्मा करती हैं पर्ल की खेती। जानकर बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं किस तरह से सीपियों के अंदर पर्ल उगते हैं और एक आर्टिफिशियल तरीके से इन्हें उगाया जाता है। एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाता है और सीपियों को ये आभास दिलाया जाता है कि वो समंदर में है। पूजा ने इसकी फॉर्मल ट्रेनिंग ली है। 4 साल उन्होंने नागपुर से इसकी ट्रेनिंग ली है और उसके बाद बिलासपुर के जबड़ापारा इलाके में इन्होंने ये खेती शुरू की है। और तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरह से ये छोटे पर्ल्स हैं, कुछ ब्लैक में, पिंक में, वाइट में, और इसकी खेती पूजा करती हैं। साथ ही बहुत सी अन्य लड़कियों को भी इसकी ट्रेनिंग पूजा दे रही हैं। बिलासपुर के जबड़ापारा इलाके में पूजा रहती हैं और वहीं पर एक आर्टिफिशियल टंकी उन्होंने बनाई है। और साथ ही बहुत से ऐसे लोग जो स्वरोजगार शुरू करने वाले हैं उनको भी मोती के खेती के टिप्स पूजा देती हैं। पूजा ने अपने घर में ही एक टंकी बना रखी है जहां पर उन्होंने वो पानी भर के रखती हैं और एक तरह से एक आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर उन्होंने क्रिएट किया है समंदर के जैसे, जहां सीपियां होती हैं। और जानकर आपको हैरानी हो रही होगी क्योंकि आज तक हमने सिर्फ यही सुना है कि सीपियां समंदर में होती हैं, पर्ल समंदर में होते हैं, लेकिन
आज जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं ये वाकई में आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग भी लगेगा और चौंका भी देगा कि कोई घर में पर्ल की खेती कैसे कर सकता है। पूजा ने इसकी फॉर्मल ट्रेनिंग ली है। आपको बता दें, तमाम दुश्वारियों से जूझते हुए भी पूजा ने ये अनूठी फार्मिंग, पर्ल फार्मिंग और चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं रायपुर, जहां पूजा विश्वकर्मा खुद हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, साथ ही विशेषज्ञ भी हमारे साथ मौजूद हैं। पूजा, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं लेडीज़ फर्स्ट में, और पुष्पा जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूं लेडीज़ फर्स्ट में। पूजा, सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगी कि इतनी इंटरेस्टिंग फार्मिंग का जो आपने स्ट्रीम चुनी है वो कहाँ से आपके जहन में आया? क्यों आपको लगा कि पर्ल की फार्मिंग करनी चाहिए, जबकि आज तक, इससे पहले तक हम यही जानते थे कि पर्ल सिर्फ समुद्र में ही होते हैं और ओशन में ही पाए जाते हैं? ये मेरी दीदी का सपना था कि हम छत्तीसगढ़ में कुछ नया करेंगे, और नया के साथ साथ पर्ल फार्मिंग बहुत ही काफ़ी सारे लोग कर रहे हैं, बाहर पे करते हैं। और पर्ल फार्मिंग जो है, अब मेरी दी है नहीं, उनका मैं सपना पूरा कर रही हूँ पर्ल फार्मिंग करके। पूजा, आपने इसकी फॉर्मल ट्रेनिंग भी ली है, आपने इसके बारे में पढ़ा भी है? हाँ जी। उसके बारे में कुछ बताइए, आपने कहाँ से ट्रेनिंग ली और किस तरह का कोर्स आपका था, कितने इयर्स का था? ये जो कोर्स होता है 6 डे का होता है, और इसकी बुक्स जो होती है वो पूरे 2 साल पढ़नी पड़ती है अच्छे से। इस पे पढ़ाई से ज़्यादा है कि आप खुद एक्सपीरियंस करें करके, तो ज़्यादा अच्छे से आपको पता चलेगा पल्स कितने जिएंगे, कितने अच्छे मोतीव्स निकलेंगे। जब आपने ट्रेनिंग ली तो सबसे पहले आपको क्या कुछ सिखाया गया? क्योंकि नागपुर में भी, जहां तक जानकारी के मुताबिक, नागपुर में भी समंदर नहीं है और अभी तक हम यही जानते थे कि समंदर में पर्ल्स होते हैं। तो थ्योरी में तो आपने पढ़ा, लेकिन प्रैक्टिकल स्टडीज आपने कैसे की? ये जो होता है इस पर सर्जरी की जाती है। जैसे सीप होता है, उसके पेट में एक लेडीज जैसे प्रेग्नेंट होती है, उस तरीके से सीप को भी प्रेग्नेंट किया जाता है, टेस्ट टू बेबी की तरह। जी बिल्कुल, और विशेषज्ञ पुष्पा जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। पुष्पा जी, आपसे जानना चाहूंगी, पर्ल फार्मिंग, हमारे दर्शकों को कुछ इसके बारे में विस्तार से बताइए। आमतौर पर तो पर्ल्स जैसे हम जानते हैं कि समुद्र में ही पाए जाते हैं, लेकिन इन्होंने एक अनोखा काम किया, एक नई चीज़ तकनीकी चालू की, जिसके तहत इन्होंने अपने घर में स्वयं ही उत्पादित किया। ये एक बहुत ही सोचने की चीज़ है कि हम मतलब हर चीज़, हर कार्य, कोई भी कार्य यदि करना चाहे व्यक्ति तो आसान है, वो किसी भी तरीके से हद तक कर सकता है। और इन्होंने जो किया पर्ल की खेती, वो बहुत ही मतलब पर्ल तैयार करना एक बहुत अच्छी सोच है इन्होंने जो रखा है। और जिस तरीके से हमें रंग बिरंगे पर्ल देखने को मिलते हैं, यदि हम वो स्वयं उत्पादित करने लगे तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। पुष्पा जी, क्योंकि आप विशेषज्ञ हैं तो आप बहुत अच्छे से, बहुत विस्तार में बता पाएंगे कि पर्ल आखिर कैसे पैदा होते हैं, क्या प्रोसेस होता है, वो हम जानना चाहेंगे। इस पे तो आमतौर पर हम इतना ही जानते हैं कि जैसे हम पर्ल लेकर के समुद्र में जाते हैं, तो समुद्र में जिस तरीके से पर्ल को तोड़ करके तैयार किया जाता है, उससे निकाल करके हमें तुरंत देते हैं। और जबकि इन्होंने इतना अच्छे से इस तकनीकी का वो किया कि प्रैक्टिकल में स्वयं कोर्स भी किया, और साथ ही प्रैक्टिकल अपना अनुभव बता रही हैं, जो कि सबसे ज़्यादा ये है कि हर व्यक्ति अपने स्वयं के अनुभव से सीखता है। और इन्होंने अपने स्वयं के अनुभव को इन्होंने लोगों को भी दिया, जिससे कि लोग भी इससे सीख रहे हैं और आगे पर्ल की खेती इन लोग आसानी से कर सकते हैं। पूजा, मैं आपसे यहाँ पर जानना चाहूँगी कि पर्ल उगने में कितना समय लगता है, पर्ल पैदा होने में कितना टाइम लगता है, और जब आपने पहली बार इसकी शुरुआत की थी, आपने एक आर्टिफिशियल टंकी बनाई, आपने एक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया कि समंदर है, और पहला मैं कहूँ, क्योंकि मुझे बहुत जानकारी नहीं है, मैं आपसे जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही हूँ, आपने पहला बीज कहाँ से लेकर आई और कहाँ से आपने इसको पूरा फैलाया, और कितना समय लगता है एक पर्ल को पैदा होने में? जो सीप होती है, सीप में जो टिश्यूज़ होते हैं, उसी से मोती उत्पादन होता है। बाकी हम कुछ केमिकल्स डालते हैं उसमें, उसके पेट में, और टिश्यू से ही होता है मोती उत्पादन।
तो हर एक और जो जो सीप डिजाइनर जी होते हैं जैसे गणपति की। हाँ जी पूजा, आप अपनी बात पूरी करें प्लीज। डि- डिज़ाइनर जो सीप होती है जैसे गणपति की मूर्ति, शंकर भगवान की मूर्ति, ये सारे जो होते हैं वो 6-6 महीने में बन जाते हैं। और जो ये मोतीज होते हैं वो 12 महीने में 12 महीने तक होते हैं, कभी साल भर, कभी 15 महीने, इस तरीके से होते हैं। कुछ सीप ऐसी होती है जो जल्दी उत्पादन नहीं कर पाती है, उसमें समय लगता है। तो हर एक सीप के अंदर आप केमिकल्स डालती हैं, टिश्यूज जो होते हैं, हर एक सीप को अलग अलग तरीके से ट्रीट किया जाता हाँ। है या एक? नहीं, सभी सीपों को एक एक करके सर्जरी की जाती है। सर्जरी के दौरान सीप मरती भी है, कुछ सीपें बच भी जाती है। जो बच जाती है वो पूरे साल भर में एक मोती देती हैं। साथ ही पूजा, क्योंकि आप एक आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर क्रिएट करती हैं इन सीपों को बनाने में, पर्ल्स को बनाने में, लेकिन समंदर में अगर हम बात करें तो वहाँ तो नेचुरली ये बनती हैं, नेचुरल तरीके से उनको मिनरल्स जो भी चाहिए होते हैं, जो भी केमिकल्स की ज़रूरत होती है वो समंदर में अवेलेबल होते हैं। तो क्या फ़र्क होता है? क्या हम ये माने कि जो सीप आप बनाती हैं वो आर्टिफिशियल मोती उनसे पैदा होते हैं और समंदर में है तो वो ओरिजिनल होते हैं, ऐसा भी कोई डिफरेंस है? हाँ बिल्कुल है, पर जो हम बनाते हैं वो केमिकल के थ्रू बनाए जाते हैं, लेकिन इसके रेट्स भी उसके रेट्स भी बराबर होते हैं। जो समुद्र में पाया जाता है वो कंकड़ खा लेता है, उसके पेट में जाता है तो वो मोतीज बन जाते हैं नेचुरल तरीके से खुद पे। और हम जो करते हैं हम उसे डालते हैं। बिल्कुल पुष्पा जी, सर्जरी आप करते हैं हम उसकी। जी पुष्पा जी, आपसे जानना चाहूंगी कि जो समंदर में सीप होती है, समंदर में जो मोती होते हैं वो आर्टिफिशियल मोती से किन मायनों में अलग होते हैं? वो उनमें समय के भी मतलब ये कहना चाहिए कि वो एक पूर्णतः तैयार हुआ मिलता है हमें, और उसे हमें तैयार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जिस तरीके से हम एक मैच्योर्ड बेबी और उसकी बात करते हैं कि नेचुरल जो बर्थ में तैयार होते हैं वो एकदम बिल्कुल परिपक्व मोती तैयार होती है। और जो आर्टिफिशियल, जैसे हमने किसी को उसकी प्रोसेस हर हमेशा में उसकी देख रेख की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है। जैसा कि इनको लगता होगा कि ये जैसे कर रही हैं, डालती होंगी तो उसके बाद पूरी चीज़ों प्रोसेस को वो ध्यान देती होंगी कि किस तरीके से ये तैयार हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको किस किस समय क्या क्या चीज़ की आवश्यकता है। इन्हीं सभी चीज़ों को ध्यान दे करके वो निकाल पाती होंगी मोती। अगर यदि नहीं हुआ तो फिर उनका प्रोसेस पूरा फेल हो जाएगा। इसका ध्यान रखना पड़ता होगा इनको। जी, साथ ही पूजा, क्योंकि जो शहर जहाँ समंदर है वहाँ पर तो इसकी खेती होती ही है और एक्सपोर्ट भी होते हैं बड़े पैमाने पे, लेकिन अगर छत्तीसगढ़ की हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में क्या स्कोप है पर्ल फार्मिंग को लेकर? अभी तो ज़्यादा कुछ नहीं है। बाहर में ज़्यादा स्कोप है इसका, जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई, विदेश में इसका ज़्यादा स्कोप है। छत्तीसगढ़ के शायद लोगों को पता भी नहीं, आधे से ज़्यादा लोगों को, और जिनको पता है वो ट्रेनिंग लेकर जाते हैं और अभी प्रोसेस भी कर रहे हैं अपने घर पे। अगर हम बात करें तो आप 6 महीने के अंदर, क्योंकि आपने कहा कि एक पर्ल को बनने में 6 महीने का समय लगता है, और एक उस दौरान कितने पर्ल्स ऐसे होते हैं जो निकल जाते हैं? और क्या आप भी इसका मतलब, अगर मार्केटिंग की अगर हम बात करें, और क्या आप कहीं से इकोनॉमिक वे में भी इसको जोड़ सकती हैं अपने पर्सनल लाइफ में? अगर आप आपके पर्सनल लाइफ की अगर मैं बात करूं तो मैं समझी नहीं मैम। मैं ये आपसे जानना चाह रही हूँ, क्योंकि आप पर्ल उगाती हैं, आप पर्ल की खेती करती हैं, तो क्या आप भी मार्केट में उन्हें सेल करती हैं या एक्सपोर्ट करती हैं किसी तरीके से? हाँ, सीप जो होता है वो 10 रुपये का पड़ता है आपको, केमिकल्स वगैरह सब साल भर के 20 रुपीज़ लगते हैं। और इनकम 200 से स्टार्ट होती है मोती, 200 से 500, 600, 700, 800, मतलब उसके कैरेट पे डिपेंडेंट होता है मोती। तो पूजा, कितने समय से आप पर्ल फार्मिंग कर रही हैं और मार्केट में भी आप इसको मतलब लेकर जाती हैं, मार्केट में भी इसे सेल करती हैं? कितना समय आपको हो गया है? मुझे 3 से 4 साल हो गया इसे करते। तो कभी आपने ये सोचा कि आपको अब इसको आगे नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना है? संसाधनों की कमी है, क्योंकि जहाँ हमारी जानकारी के मुताबिक आपने गवर्नमेंट से भी सब्सिडीज़ की भी गुहार लगाई है, लेकिन कहीं से गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो इस चीज़ को प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है, हेल्प नहीं मिल रही है। हाँ, मैंने काफ़ी जगह इसे ट्राई किया, काफ़ी जगह, हर जगह पे मैं लेकर गई, लेकिन कहीं से भी मुझे रिस्पांस अच्छा नहीं मिला।
मैं चाहती हूँ सरकार हमें तालाब अलाउड करे ताकि हम इसे अच्छे स्तर पे कर सकें, क्योंकि काम अच्छा है, पैसे बहुत कम लगाना, कम लागत में अच्छी इनकम हो सकती है अगर इसे अच्छे तरीके से किया जाए। टैंक में करने से सीप काफ़ी ज़्यादा मरती है और तालाब में करने से सीप बहुत कम मरेगी और जल्दी से इसका प्रोसेस भी अच्छा होगा, क्योंकि वो नेचुरल तरीके से पकड़ा जाएगा उस चीज़ को। साथ ही पूजा, इसमें जो एक्सपेंडिचर लगता है, जो कॉस्ट लगती है, वो कितनी लगती है और जब आप इसको सेल करती हैं मार्केट में तो कितना मुनाफा आपको होता है? सीप जो होती है वो 20 रुपीज़ पड़ जाती है हमें, सर्जरी वगैरह सब करके खरीद के मार्केट वगैरह से। और 200 से स्टार्ट होता है मोती बिकना, 1500 का भी बिक सकता है, 3000 का भी बिक सकता है। वो मोती के कैरेट पे और मोती की चमक पे डिपेंडेंट होता है। पूजा, अगर मैं बात करूं, जो आप मोती उगाती हैं और जो समंदर में मोती होते हैं, उनके प्राइस में भी कुछ डिफरेंस होता है या प्रेफरेंसेस भी होती हैं लोगों की? लोग ये पूछते हैं कि नहीं, ये तो आर्टिफिशियल तरीके से उगाया गया है और ओरिजिनल मोती की वैल्यू थोड़ी ज़्यादा होती है, ऐसा भी कुछ डिफरेंस है? हाँ, उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है क्योंकि वो समुद्र से पाया जाता है, वो लाखों में जाता है। ये हम उगाते हैं, ये भी उस कैरेट में जाता है, लेकिन उसका इतना अच्छा मार्केटिंग नहीं हो पाता क्योंकि इसे हम बहुत छोटे स्तर पे कर रहे हैं। हम इसे बड़े स्तर पे करें तो विदेश में इसके रेट्स भी बहुत अच्छे मिलेंगे हमें। पुष्पा जी, आपसे जानना चाहूँगी, क्या छत्तीसगढ़ में ये स्कोप है कि पर्ल फार्मिंग को हम बड़े स्तर पर कर सकते हैं, बड़े लेवल पर इसे कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। जैसा कि ये बता रही हैं कि तालाबों में आपको यदि ये सब चीज़ें, तालाबों की सुविधा मिल जाए तो इनको चाहिए कि गवर्नमेंट से ये मांग रख करके हर तालाब में लोगों के द्वारा माध्यम से जिस तालाब में कुछ लोग करके ये तैयार कर सकती है, जिससे कि इनको आगे जाके बहुत मुनाफा हो। पूजा, अगर हम टेम्परेचर की बात करें, क्लाइमेटिक कंडीशंस की बात करें, तो किस तरह के क्लाइमेटिक कंडीशंस में ये पैदा होती हैं और अगर अनुकूल नहीं हो परिस्थितियाँ तो क्या क्या नुकसान हो सकता है? नुकसान तो 7 रुपीज़ का होता है पर सीप पर, ज़्यादा का नुकसान नहीं होता है एक सीप पे। अगर आप कहेंगे तो आप जैसे किसी दूसरे चीज़ों की खेती करेंगे तो 2 लाख 3 लाख होता है, इस पे कोई 3 लाख 2 लाख नहीं होना। आप 10,000 से आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं इस पे। और क्लाइमेटिक कंडीशंस भी बहुत मैटर करती होंगी पूजा? हाँ जी, बिल्कुल। किस तरह के क्लाइमेट में ज़्यादातर सीप जो है वो मोती पैदा करती हैं? हाँ, जैसे ग्रीन वाटर होगा तो उस पर अच्छे सीप होंगे, मोती उत्पादन अच्छा होगा क्योंकि शवाला पानी में मोती उत्पादन अच्छा होता है। और छत्तीसगढ़ का पानी मीठा है तो वहाँ का जो सीप है वो अच्छी तरीके से उत्पादन होगा। मतलब दूसरी जगह से ज़्यादा अच्छा छत्तीसगढ़ में इसकी खेती की जा सकती है। साथ ही पूजा, और भी हमने जाना है कि आप और भी लड़कियों को इसकी ट्रेनिंग देती हैं, फॉर्मल ट्रेनिंग देती हैं। आपके अलावा कोई और भी ऐसे लोग हैं छत्तीसगढ़ में इस समय, अगर हम बात करें, जो पर्ल फार्मिंग करते हैं, आपके अलावा पर्ल उगाते हैं? जी बिल्कुल है, हमारे साथ में ग्रुप से हमारी लड़कियां करती हैं और हरियाणा में हमने किया हुआ है फॉर्मिंग। हरियाणा में भी मैं कर रही हूँ, वहाँ पे हम लोग डिज़ाइनर न्यूक्लियस को करते हैं। साथ ही पुष्पा जी, अगर मैं आपसे बात करूं तो क्योंकि पर्ल फार्मिंग बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है और छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो वहाँ पर क्या मतलब ऐसी हमें सिचुएशंस प्रोवाइड करनी चाहिए या क्या ऐसे संसाधन हमें प्रोवाइड करने चाहिए जहाँ लोग ज़्यादा से ज़्यादा पर्ल फार्मिंग करें, क्योंकि इसमें अच्छा उत्पादन है, जैसा पूजा ने बताया कि लागत कम है लेकिन उसका जो एक्सपेंडिचर कम है लेकिन प्रॉफिट ज़्यादा है। तो क्या कुछ ऐसा हमें करना चाहिए, सरकार से मदद लेनी चाहिए या क्या कुछ ऐसे संसाधन हैं जिससे हम पर्ल फार्मिंग को आगे प्रोत्साहन दे सकते हैं? ये जैसे डबरिया टाइप का छोटी छोटी तालाब जो होती हैं वो ले सकती हैं। ये गांव में जाकर के गांव के पंचायत के जो लोग हैं उन लोगों से अपने जो स्वयं के निर्मित तालाब हैं उनके, उससे ये अपना मदद लेकर के अभी स्टार्ट कर सकती हैं। साथ ही इनको जैसे लगे कि कुछ महिलाएं चाहिए तो महिलाओं को भी मतलब उसमें जोड़ लें ताकि वो जो तालाब, जिनका तालाब है, वो अपने ग्रुप की महिलाओं को दे दें और वो इस चीज़ को सीखें तो इनके लिए बेहतर होगा और वो भी इस चीज़ को सीखेंगी और इनको साधन भी मिल जाएगा कि इनको अलग तरीके से तालाब के लिए शासन से भी ज़्यादा पहल नहीं करनी पड़ेगी और स्वयं के द्वारा ये तैयार कर सकती हैं। जी,
पूजा, जब स्टार्टिंग में आपने पर्ल फार्मिंग शुरू की, जब आपने घर में पर्ल फार्मिंग शुरू की, तो क्या क्या कठिनाइयां आपके सामने आई? फैमिली का सपोर्ट कितना रहा? कौन से ऐसे लोग थे जिन्होंने आपको सपोर्ट किया, या कौन से ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा कि अरे क्या कर रही हो पर्ल फार्मिंग, कुछ और कर लो, क्यों इसमें टाइम वेस्ट कर रही हो? ऐसा भी कभी कोई सिचुएशन आई आपकी लाइफ में? बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी आई जिसपे सभी लोगों ने करने के लिए मना कर दिया। काफ़ी सारे लोग तो करने आज भी विरोध करते थे। जब न्यूज़ में चला और काफ़ी जगह पे जब चलने लगा तो लोगों को लगा हाँ कुछ अच्छा काम है। तब तक लोग ये कहते थे कि ये सब क्या है, क्यों करती हो, फालतू में टाइम वेस्ट कर रही हो, नौकरी कर लो, इस तरीके से करते थे। सिर्फ मेरी मम्मी सपोर्ट करती थी और उन्हीं के सपोर्ट से इतना आगे बढ़ी हूँ मैं। और पूजा, अब क्या सिचुएशन है, अब क्या हालात हैं जब लोग आपको देखते हैं कि वाकई में आपने कुछ कर दिखाया है और अब आप पर्ल फार्मिंग एक बड़े पैमाने पे कह सकते हैं कि अपने लेवल पे कर रही हैं, और जब पर्ल आपके निकलते हैं और आप मार्केट में उन्हें सेल करती हैं, तो अब क्या रिएक्शन होता है लोगों का? बहुत अच्छा रिएक्शन होता है लोगों का। अब लोग ये कहते हैं कि नहीं हम भी सीखना चाहते हैं, हम भी करना चाहते हैं, ऐसा होता है अब। और जब आप ट्रेनिंग कर रही थी पूजा, आपने फॉर्मल ट्रेनिंग कहाँ से ली है और कौन कौन से ऐसे, क्योंकि ये जानकारी हम आपसे इसलिए लेना चाहते हैं क्योंकि ये शो देखने के बाद हो सकता है और भी ऐसे युवा हों, युवा कृषक हों जिनको पर्ल फार्मिंग के लिए प्रोत्साहन मिला हो, अगर उनके लिए आप थोड़ी जानकारी देना चाहें हमारे माध्यम से, तो क्या कुछ ऐसी जानकारी है जो आप शेयर करेंगी? जी, नागपुर में इसकी ट्रेनिंग है, भुवनेश्वर में भी इसकी ट्रेनिंग्स है, पर ट्रेनिंग लेकर भी आप अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन यह है कि आपको सावधानी बहुत सारी बरतनी पड़ेगी। सीप को आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, हर दिन उसका केयर करना पड़ेगा, तब आपका अच्छा प्रोडक्शन होगा, आप अच्छे से उसे कर सकते हैं। जी बिल्कुल पूजा, और इसी के साथ इस तमाम चर्चा के लिए पुष्पा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, पूजा आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और लेडीज फर्स्ट की इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे कुछ नए टॉपिक्स और कुछ नए मेहमानों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।